क्वेश्चन नंबर 1, द वैली नीड नॉट। अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वैली ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नीड में एस लगाया जाए। क्या ये लॉजिक सही है? नहीं सही है, क्योंकि इस नॉट की पोजीशन को देखिए। ये नॉट एक एडवर्ब है और नॉट नीड को पीछे छोड़ रहा है। इसका मतलब नीड की पोजीशन जो यहाँ पर है वो एक हेल्पिंग वर्ब की है, यानी कि मॉडल वर्ब की है। जैसे इस नॉट की पोजीशन के बारे में जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कैन, शुड, मे, माइट। स्टूडेंट जी ये मॉडल वर्ब है। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे नॉट लगाना है, तो नॉट जो है इस मॉडल के बाद लगेगा, इस मॉडल वर्ब के पहले नहीं लगेगा। क्योंकि जो नॉट या हार्डली या बेयरली या स्कैर्सली सॉरी, इस तरह के जो एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब किसी वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये मॉडल को पीछे छोड़ेंगे और खुद आगे आएंगे। तो स्टूडेंट भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो नीड नॉट है, ये नॉट नीड के जब आगे आता है तो ये नीड एक मॉडल वर्ब है, और जब ये मॉडल वर्ब है तो फिर ये मेन वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर एस ना लगाएं। नीड एक मॉडल है और नॉट इसके बाद आ रहा है। अब नीड नॉट के बाद अब ये टू का यूज नहीं होगा, तो द वैली नीड नॉट बी क्लीन्ड बाय अ स्ट्रीम। यहाँ पे टू गलत है। अब अगर ऐसे लिखूं, द वैली, ये देखो एक सेंटेंस देखो, दिस हाउस नीड नॉट बी पेंटेड। ये नीड नॉट बी पेंटेड, ये यहाँ पर नीड के बाद नॉट का आना ये मॉडल है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव सेंटेंस बना रहा है। एक्शन अब वापस किस पे होगा? हाउस पे होगा। लेकिन एक स्टूडेंट का ये कहना है कि नीड मेन वर्ब भी होता है। स्टूडेंट भाइयों, नीड मेन वर्ब भी होती है। ये नीड मॉडल वर्ब है, अब मैं नीड मेन वर्ब के रूप में अब इसको यूज करने जा रहा हूँ एज अ मेन वर्ब। नीड एज अ मेन वर्ब देखो, he does not need, अब ये does not need आ गया। he does not need to do this work। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, ये नॉट की पोजीशन अब देखिए स्टूडेंट भाइयों, नॉट नीड से पहले आ गया। अब ये समझिए क्या है, ये नीड जो एडवर्ब है अब इसे क्या मान रहा है? मेन वर्ब। और डज क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इसका मतलब वो नीड नहीं करता है। अब ये नीड मेन वर्ब है और इसके बाद दूसरी वर्ब एक और आ गई। तो आप जानते हैं कि वर्ब या तो टेंस बनेंगे या तो मॉडल की तरह मॉडल के साथ यूज होंगे, या तो टेंस फॉर्म में यूज होंगे, या इन्फिनेटिव या जिरेंड। तो जब ये टेंस की जगह पे ये वर्ब है तो दूसरी वर्ब टेंस नहीं बनेगी। अब वो मॉडल भी के साथ मॉडल भी नहीं है, तो अब या तो ये इन्फिनेटिव बनेगी या जिरेंड बनेगी। लेकिन जो नीड वर्ब है अभी ये नीड को बता रहा है, इसका मतलब ये एक्शन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अभी ये एक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसलिए जो इन्फिनेटिव, ये इन का मतलब नहीं, और फिनिश से बना है फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का मतलब ये एक्शन या तो फिनिश नहीं हुआ है या तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नीड ये बता रहा है, तो इसलिए इन्फिनेटिव लगेगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट भाइयों, अब इसको मॉडल के तौर पे देखिए। अब इस नॉट को अगर मैं नीड के बाद लगा दिया, इसका मतलब अब ये नीड जो है मॉडल वर्ब बन गई। हमेशा हर वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है। नीड मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नीड के बाद नॉट लगा दिया, अब ये नीड क्या हो गया? मॉडल वर्ब हो गया। अब एक गलती से बचना, यहाँ एस मत लगाना। और दूसरा आगे, अब ये जो नीड है मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नीड नॉट के बाद अब ये टू नहीं लगेगा, यू नीड नॉट डू दिस वर्क।
इन दोनों सेंटेंस को लिख लें और कंपेयर करना बाद में। इस नॉट की पोजीशन को देखिए, अगर नॉट जो है पहले आ रहा है इसका मतलब ये मेन वर्ब है, और नॉट इसके बाद आ रहा है इसका मतलब मॉडल वर्ब है। अब यहां टू नहीं लगेगा। ठीक है, राइट। क्या क्रॉस कर, सेकंड नंबर, तो यहां पे टू हट जाएगा। ही नॉट ओनली एट द बर्गर बट ऑल्सो द वाइन। अब यहां पर कई स्टूडेंट ऐसा यहां पर जानते हो क्या कह रहे हैं, ही नॉट ओनली एट द बर्गर बट ऑल्सो द वाइन। ही not only ate the burger but also the wine। अब यहां पर समझिए फ्रेंड्स, ये बट क्या है, कंजंक्शन है, ध्यान रखना। और ये नॉट और ओनली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब। और बट कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन को क्या चाहिए, सेंटेंस, सेंटेंस चाहिए। तो अब मैं इस बट के बाद एक पूरा सेंटेंस लिखता हूं। ही नॉट ओनली एट द बर्गर बट, ये जो ऑल्सो है ये एडवर्ब है, ध्यान रखना। बट ऑल्सो ही, अब देखो क्या है, वाइन है, तो ये बताओ वाइन को एट करेंगे या ड्रिंक करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ड्रैंक, ड्रैंक द वाइन। सबके समझ में आ गया। ही नॉट ओनली एट द बर्गर बट ऑल्सो ही ड्रैंक द वाइन, ये है। अब इस सेंटेंस में फ्रेंड्स, ही जो है, ये जो ही है, ही को हम कॉमन फैक्टर भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन फैक्टर इसलिए कि यहां पर ही आया हुआ है, तो यहां से ही को हटा लूं। तो ही नॉट ओनली एट द बर्गर बट ऑल्सो ड्रैंक द वाइन। तो यहां ड्रैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ड्रैंक होना चाहिए। क्योंकि इसमें स्टूडेंट जानते हो क्या गलती स्टूडेंट रटता है, वो जानते हो क्या कह रहा है कि एट को पहले ला दो। तो स्टूडेंट कह रहा है ही एट नॉट ओनली, क्या है, नॉट ओनली द बर्गर, ही एट नॉट ओनली द बर्गर बट ऑल्सो। अब एक स्टूडेंट कह रहा है बट ऑल्सो द वाइन। यहां गड़बड़ ये हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने खाया तो उसने दो सामान खाया, सिर्फ बर्गर ही नहीं खाया बल्कि वाइन को भी खाया। तो एक लड़का ऐसे ही करके फंस गया है, क्योंकि जनरली एग्जाम में ऐसे ही आता है, तो इस वर्ब को नॉट ओनली के पहले ला दिया और इसी जाल में फंसा लिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट ने अर्थ तो किया नहीं इसका। यहां पर क्या है कि ही नॉट ओनली एट द बर्गर बट ऑल्सो, अब यहां पर बट ऑल्सो के बाद या तो यहां पे ड्राइंग कर दो या तो यहां, तो मैं यहां पे कर दूंगा बट ऑल्सो क्या आएगा, ड्रैंक द वाइन। ड्रैंक आना चाहिए। तो एक लड़का कह रहा है कि जो एट को पीछे इधर लाते हैं वो वाला रूल बता दो। उस रूल को देखो क्या है, वो रूल ये है कि ही एट नॉट ओनली, he ate not only the rice या the burger but also
द पिज्जा। अब देखो यहां पर दोनों के लिए क्या है, 8 जब कॉमन है दोनों के लिए तभी इधर लाएंगे, अगर 8 कॉमन नहीं है तो फिर नहीं लाएंगे। इस सेंटेंस को जो कॉमन फैक्टर का रूल लगा, ये स्टूडेंट भाइयों जरा 1 मिनट ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ही 8, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, नॉट ओनली। अगर इसको शुरू में सेंटेंस के बिगनिंग में लाओगे तो नेगेटिव एडवर्ब है। अब इस सेंटेंस का इन्वर्जन होगा, तो अब इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, नॉट ओनली डिड 8 है तो डिड ही, अब फर्स्ट फॉर्म ईट, नॉट ओनली डिड ही ईट द क्या होगा, बर्गर। अब आगे फिर देखो बट कंजंक्शन है, इसको भी पूरा सेंटेंस दो। ऑल्सो तो एडवर्ब आ गया, बट ऑल्सो ही क्या है 8, बट ऑल्सो ही एट द पिज्जा। अब जहां जहां तक स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए। यहां पर 2 सेंटेंस हैं बट के पहले और बट के बाद, लेकिन नेगेटिव एडवर्ब यहां पर पहले आ गया हाईलाइट होने के लिए, तो यहां तो इन्वर्जन होगा लेकिन यहां इन्वर्जन नहीं होगा। अब आप चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, इसको आप चाहो तो भीतर भी लिख सकते हो। अगर भीतर लिखेंगे इसको तो ही क्या हो जाएगा, नॉट ओनली एट द बर्गर बट ऑल्सो ही एट द। अब यहां गड़बड़ी ये हो रही है कि दोनों का कॉमन फैक्टर कराना चाहिए क्योंकि कंट्रास्ट बोल रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि इस ही को कॉमन फैक्टर ले लूंगा, ये ही और ये ही। अब ये ही हट गया। अब देखो इसलिए कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंट्रास्ट कर रहे हैं। अब मैं ईट को भी कॉमन फैक्टर ले लूं कि ईट भी रिपीट हो रहा है, तो ईट को भी हटा लूं, लेकिन इस ईट को कहां रखूं, ही के पहले। तो ही 8 जो था यहां पे भी था ही 8। अब इन दोनों ही 8 को क्या कर दिया, कॉमन फैक्टर, मतलब यहां से साइलेंट कर दिया। तो ही 8 नॉट ओनली द बर्गर बट ऑल्सो द पिज्जा, ऐसे बन गए। तो ये तभी होता है जब ये वर्ब तभी इधर पहले आएगी जब यहां दोनों के लिए क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। ही इधर आया है क्योंकि ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का रूल लगा है स्टूडेंट भाइयों, एक बार फिर से मैं नए स्टूडेंट को बता रहा हूं। ही एट नॉट ओनली द बर्गर बट ऑल्सो ही एट द पिज्जा, ये है सेंटेंस। और ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस आता है। अब यहां पर ही एट और ही एट कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए ही एट को यहां पर साइलेंट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो कॉमन फैक्टर बनता है वो नॉट ओनली के पहले आता है। लेकिन एट और ड्रैंक कॉमन फैक्टर नहीं था, एट और ड्रैंक कॉमन फैक्टर नहीं था। तो अब यहां पर क्या होगा, अब पिज्जा के जगह यहां पर कर दो वाइन, तो अब ये ड्रैंक 8 जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब ये कहां आएगा, यहां। ही नॉट ओनली एट द बर्गर बट ऑल्सो, अब यहां का वर्ब क्या होगा, समझ में आ गया भाइयों। तो जो कॉमन फैक्टर होती है वही नॉट ओनली के पीछे लाना है, जो ही कॉमन फैक्टर है दोनों का, इसलिए पीछे आ गया। हाँ, इसके बाद में नया सेंटेंस ये स्टार्ट हुआ था। इसमें ये जो है ये नया सेंटेंस, ये कंजंक्शन है, इसके बाद ये नया सेंटेंस है, ही ड्रैंक द वाइन, एक नया सेंटेंस है। और इस नए सेंटेंस में ही रिपीट हो रहा था, इसलिए ही को साइलेंट कर दिया। हाँ, एडवर्ब जो होती है वो पहले भी आ सकता है बाद में भी। ये एडवर्ब जो है शुरू में इसलिए आ रहा है कि बट के साथ मिलकर ये आगे पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, इससे कंट्रास्ट कर रहा है। एडवर्ब पहले भी आ सकता है। आई गेव देम द, इट का मतलब कोई थिंग है। इट गेव देम द डिसेप्शन ऑफ स्पेंडिंग रियल मनी। इसका मतलब है इट गेव देम द इल्यूजन ऑफ स्पेंडिंग रियल मनी। इट गेव देम इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब है फॉल्स इमेज, भ्रम। तो इसने उनको एक भ्रम दिया। और डिसेप्शन का मतलब होता है चकमा,
डिसेप्शन का मतलब क्या है? किसी को चकमा देना। चकमा देने का मतलब है कि ट्रिक प्लस इल्यूजन। ट्रिक प्लस इल्यूजन क्या हो जाएगा? डिसेप्शन। चलिए तो लिखिए, ट्रिक प्लस इल्यूजन क्या हो गया? ये डिसेप्शन। ट्रिक प्लस इल्यूजन इज इक्वल टू डिसेप्शन। भ्रम तो है, लेकिन उस भ्रम में उसको क्या कर दिया हमने? ट्रिक मतलब जाल। ट्रिक का मतलब है कोई ऐसा उपाय लगाया कि उसको कंफ्यूजन हो गया। ट्रिक कर देते हैं ना किसी को, ट्रिक खेलते हैं, ट्रिक। ट्रिक प्लस इल्यूजन इज इक्वल टू डिसेप्शन। तो अब यहां पर इल्यूजन और डिसेप्शन तो खत्म कर दिया मैंने। अब डिल्यूजन बताया था एक दिन। डिल्यूड ये लूडो से बना है ना, और डी है, तो डिल्यूड करता है हमें, कोई चीज हमें डिल्यूड कर रहा है। इल्यूड तो हमारे पहुंच से बाहर जाता है। इल्यूड, इल्यूड मैंने ये बताया था स्टूडेंट भाइयों कि ई का मतलब एग्जिट आउट, और ल्यूड, ये ल्यूड क्या है? लूडो गेम से बना है। लूडो, लूडो माने खेल, तो प्ले 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 होता है लूडो, तो लूड से बना। इल्यूड, तो अगर हमें कोई चीज इल्यूड कर रही है, मेरे पहुंच से बाहर जा रही है, मेरे को लग रहा अब मिल जाएगी, बाहर जा रही है, मिल जा रहे, तो कह रहे हैं यार ये तो भाग्य मेरे साथ क्या कर रही है? आंख मिचौली खेल रही है, इसी से इल्यूड। ये तो इल्यूड हो गया। अब जो है ये है डिल्यूड। तो डिल्यूड क्या करता है? जब कोई चीज मुझे डिल्यूड करती है तो मेरे माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट करती है कि लगता है कि वो सही है, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो इसी डिल्यूड से नाउन क्या बन जाएगा? ये वर्ब है, और ये क्या बन जाएगा? डिल्यूजन। तो डिल्यूजन का मतलब क्या है? नाउन। भ्रम, भ्रम का मतलब क्या है? वहम। तो दोनों में फर्क क्या है? समझो भाइयों बहनों, यहां पर डिल्यूजन जो होता है वो माइंड में हमारी अपनी क्या होती है? माइंड में वो हमारे डिसऑर्डर के कारण होता है, और जो इल्यूजन होता है एंगल या सिचुएशन के कारण होता है। अगर वहां पे ऐसे एंगल पे कोई सामान रख दो कि उस पे लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आ रही है कि मुझे लग रहा है कि वो रोप है, रोप है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है? वो स्नेक है। तो रोप को स्नेक समझना ये क्या है? इल्यूजन है। और मैं ऐसे बैठा हूं और मेरे माइंड में लग रहा है चारों ओर सांप उड़ रहे हैं, तो ये मेरा क्या है? इल्यूजन है। तो इल्यूजन क्रिएटेड बाय माइंड और डिल्यूजन क्रिएटेड बाय फॉल्स इमेज ऑफ माइंड। डिल्यूजन क्या है? फॉल्स इमेज ऑफ माइंड। और इल्यूजन क्या है? इल्यूजन क्या है? फॉल्स इंप्रेशन। फॉल्स इंप्रेशन जानते हो? वो समान है, तो वो समान मेरे को ऐसे जगह पे रखा है कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ और हो। तो इल्यूजन क्या है? फॉल्स इंप्रेशन। और डिल्यूजन क्या है? फॉल्स इमेज ऑफ मेंटल इमेज है। चलिए भाई, डिल्यूजन क्या है बताइए? मेंटल इमेज। फॉल्स, ये फॉल्स मेंटल इमेज। मेरे को डिल्यूजन है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं, तो मेरे माइंड ने एक फॉल्स इमेज मेरे माइंड में बनाया है। मेरे को डिल्यूजन ये हो रहा है कि ये धरती गिर रही है, हिल रही है। धरती हिल नहीं रही है, लेकिन मेरा माइंड वो फॉल्स मेंटल इमेज बना रहा है। किसके कारण? ड्यू टू डिसऑर्डर, ड्यू टू अ डिसऑर्डर, या ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्यू टू ड्रग। ड्रग यहां दवा के सेंस में है, तो दवा ड्रग या डिसऑर्डर के कारण है ये। और इल्यूजन क्या है जी बताइए? इल्यूजन क्या है? कि इल्यूजन है एक फॉल्स इमेज ऑफ अ रियल थिंग। कोई चीज रियल में है कुछ और, लेकिन उसका फॉल्स इमेज बन गई, तो ये मेंटल इमेज नहीं है, वो दिख ऐसी रही। फॉल्स इंप्रेशन, फॉल्स इंप्रेशन लिखो, इंप्रेशन, फॉल्स इंप्रेशन ऑफ अ रियल थिंग। समझ में आ गया क्या? फॉल्स इंप्रेशन ऑफ अ रियल थिंग का मतलब क्या हो जाएगा? कि वो सांप है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? रस्सी है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? सांप। रोप को स्नेक देखना
एक क्या है, फॉल्स इंप्रेशन है, लाइट या एंगल के कारण या ध्यान से ना देखा तो। कभी कभी पापा आते हैं तो लगता है ताऊ जी आ गए, तो वो क्या है, वो डिल्यूजन नहीं है, क्या है, इल्यूजन है। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं तो वो इल्यूजन है, क्योंकि उस एंगल से झटके से मैंने देखा तो पापा ही दिखे, वो डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है कि मुझे लगता है कि पापा मेरा मर्डर करना चाहते हैं, तो ये एक वहम है, एक मेंटल क्या है, वो वहम हो गया। ऐसे इल्यूजन और डिल्यूजन और डिसेप्शन। और इलिस्ट्रेशन देखो, स्टूडेंट जी यही सब सीखने के लिए आए थे, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इलिस्ट्रेशन, अब देखो इलिस्ट्रेशन का मतलब है, एक कोई एग्जाम्पल देते हैं ना समझाने के लिए, कोई स्टोरी या पिक्टोरियल एग्जाम्पल, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो क्या हो, किसी पिक्टोरियल पिक्चर, इमेज, पिक्चर प्लस एग्जाम्पल क्या हो गया, इलिस्ट्रेशन। या कोई चीज समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में मैं कोई स्टोरी दे रहा हूं, तो वो भी क्या है, इलिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन करने के लिए अपन कोई एग्जाम्पल देते हैं पिक्टोरियल पिक्चर के रूप में, तो वो क्या है, इलिस्ट्रेशन। बच्चों की अल्फाबेट की बुक होती है तो ए फॉर एप्पल लिखते हैं, तो बच्चा ए को नहीं समझ पाता है, लेकिन एप्पल को देख करके, ऐसे जब एप्पल होता है तो इसको देखकर समझ जाता है, तो वो एप्पल क्या है, पिक्चर है, ए का एग्जाम्पल दे रहा है, तो इलिस्ट्रेशन होता है वो बच्चों को समझाने के लिए। और स्टोरी भी कुछ बात समझाने के लिए मैं स्टोरी बनाया, तो वो क्या है, इलिस्ट्रेशन है वो भी, ठीक है। और एक होता है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब है वो एग्जाम्पल जो कोई रियल इंसिडेंट था, कोई रियल इंसिडेंट को मैं एग्जाम्पल के रूप में पेश करूं, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंस। कोई रियल घटना हुई है और रियल जो इंसिडेंट हुआ है उसको मैं एग्जाम्पल बना दिया, तो क्या बन जाएगा, इंस्टेंस। और जैसे कैन यू, अब एग्जाम्पल देखो, कैन यू टेल मी एनी इंस्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वो ये कह रहा है कि घरेलू हिंसा का क्या कोई उदाहरण दोगे, तो ये उदाहरण क्या है, कोई इंसिडेंट है जो हो चुका है, तो एग्जाम्पल प्लस इंसिडेंट इज इक्वल टू इंस्टेंस। और इलिस्ट्रेशन क्या है, वो एग्जाम्पल जो पिक्चर या स्टोरी के थ्रू समझाने के लिए होता है, वो क्या है, इलिस्ट्रेशन है भाइयों बहनों। डिल्यूजन क्या है बताइए, फॉल्स मेंटल इमेज क्या है, डिल्यूजन। इल्यूजन क्या है बोलिए, फॉल्स इंप्रेशन ऑफ रियल थिंग रियल है, लेकिन उसका इंप्रेशन, इमेज जो मेरे माइंड में जा रहा है वो फॉल्स है। यही सब पढ़ने के लिए, तो यहां पर क्या आएगा, इल्यूजन। द एग्जामिनेशन फॉल्स इमेज ऑफ अ रियल थिंग। फॉल्स इमेज किसने दिया, इट ने दिया। द एग्जामिनेशंस, ये कॉमन नहीं लगेगा, विल बिगिन ऑन मंडे, और एक है फ्रॉम मंडे। परीक्षाएं मंडे से शुरू होंगी, तो यहां पर क्या आना चाहिए, फ्रॉम या ऑन, फ्रॉम या ऑन। चलिए हाथ उठाइए, फ्रॉम या ऑन। फ्रॉम, ऑन वाले हाथ उठाएं, फ्रॉम के लोग हाथ उठाएं, फ्रॉम। फ्रेंड्स, आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है, यही सब समझना है कि जो बिगिन होती है, बिगिन तो फर्स्ट डे की एग्जाम को बिगिनिंग कहते हैं, सेकेंड थर्ड डे बिगिन नहीं होता है, तो बिगिन तो एक दिन होगा, उसके बाद वो चलती रहेंगी परीक्षाएं, लेकिन बिगिन तो एक सिंगल डे पे होता है, तो सिंगल डे पर्टिकुलर डे ऑन लेगा। फ्रॉम अगर लगाओगे तो इसका मतलब कि ये एक्शन जो बिगिन है, मंडे को भी बिगिन, ट्यूसडे को भी बिगिन, वेडनेसडे को बिगिन। बिगिन परीक्षा रोज होगी या एक दिन, तो यहां पर ऑन लगेगा या फ्रॉम। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पर फ्रॉम सही हो जाएगा, जैसे देखो
The examinations will begin at 9:30 AM. अब देखो, फ्रॉम मंडे के बाद ऑनवर्ड्स भी लिख दिया। इसका मतलब कि रोज परीक्षाएं 10 बजे स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब मंडे से, अब ये जो बिगिन है वो किसके लिए? 9:30 के लिए। तो मंडे से रोज परीक्षा तो स्टार्ट होती ही है, तो मंडे से रोज जो पेपर स्टार्ट होगा कितने बजे होगा? 9:30 बजे। इसका मतलब अभी 10 बजे हो रहा था, और अब मंडे से और आगे जितने पेपर्स होंगे वो 9:30 बजे स्टार्ट होंगे। ये अलग केस है, ये अलग केस है। एक स्टूडेंट को बताओ कि जो बिगिन होता है ये जो है इंट्रांजिटिव। एक स्टूडेंट ये कह रहा है भाइयों कि ये पैसिव सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट किसी के द्वारा, मैच एग्जाम को किसी के द्वारा बिगिन किया जाएगा। तो इस स्टूडेंट को ये बताओ कि जो बिगिन और स्टार्ट है, बिगिन, स्टार्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, बिगिन, स्टार्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, फेल, पास, ये सब जो वर्ब हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो अब जैसे देखो स्टूडेंट भाइयों, एक एग्जांपल ये दे रहा हूं, राम हैज फेल्ड, राम हैज फेल्ड। आगे एग्जाम लिख सकते हो, मैं यहीं फुल स्टॉप कर रहा हूं। राम फेल हो गया, और इसका मतलब क्या है? राम फेल हो गया। अब ये इंट्रांजिटिव की तरह है। और एक है राम हैज बीन फेल्ड। इसका मतलब है कि उसको जबरदस्ती किसी के द्वारा क्या कर दिया है? फेल कर दिया गया है। तो ये पैसिव एक्टिव दोनों में सही है ये, लेकिन सेंस तो चेंज हो गया ना। इसमें ये नेचुरली अपने परफॉर्मेंस से ये नेचुरली वो पास हो गया, और इसमें टीचर के द्वारा विद बैड इंटेंशन, विद अ बैड इंटेंशन। इसका मतलब है विद अ बैड इंटेंशन, बुरे इंटेंशन की वजह से उसको टीचर के द्वारा क्या कर दिया? मतलब वो पास हो रहा था, लेकिन जबरदस्ती उसका मार्क्स कम करके क्या कर दिया? फेल। सेंस में चेंज हो गया। अब उसी तरह स्टूडेंट जी, द एग्जामिनेशंस विल बिगिन, ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप ही क्या हो जाएंगी? विल बिगिन हो जाएंगी, यानी कि विल स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप ही हो जाएंगी। और अगर इसको पैसिव बनाओगे, ये अपने आप ही शुरू हो रही हैं, लेकिन ऐसे हो जाएगा द एग्जामिनेशन विल बी बिगन, या विल बी स्टार्टेड, या विल बी स्टार्टेड। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एग्जाम को बिगिन किया जाएगा, मतलब शुरू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, ये सेंस हो जाएगा। तो यहां तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप ही स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव जरूरी नहीं है भाई। ठीक है भाई, पैसिव जरूरी यहां नहीं है। समझ में आ गया? बोलो नेक्स्ट। यहां पर फ्रेंड्स फ्रॉम नहीं आएगा, ऑन आएगा। अब जैसे ये आता, आई विल वेक अप, आई विल वेक अप एट 4 AM फ्रॉम मंडे। आई विल वेक अप अर्ली लिख दो, आई विल वेक अप अर्ली फ्रॉम मंडे। क्या मतलब है? मंडे से मैं रोज सुबह उठूंगा। इसका मतलब सिर्फ मंडे को उठूंगा या मंडे ऑनवर्ड्स? हर दिन, हर दिन। इसलिए अब फ्रॉम सही है। अब ये फ्रॉम सही है।
बीइंग सैगेसियस, सैगेसियस होते हुए द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट माने डिसीजन। अब स्टूडेंट जी आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको वर्ड याद करने का तरीका देखो, सेज। सेज कौन होता है? महात्मा। सेज कौन होता है? वो महात्मा जो इसके पास राइट और रॉन्ग को जानने का क्या हो? ज्ञान हो, विजडम। सेज वो होता है जो कोई महात्मा होता है और उसके पास क्या है? विजडम भी है, विजडम, विजडम ज्ञान। तो सेज से ही क्या बन गया? सेगेशियस, ज्ञानी, गलत और सही को जानने वाला। तो सेज क्या होता है? कोई महात्मा है जिसको मालूम है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो इसी से बन गया सेगेशियस। तो सेगेशियस क्या है बताओ तो? वाइज। वाइज का मतलब है गलत और सही को समझने वाला, विवेकशील। गलत और सही को समझने वाला स्टूडेंट भाइयों। तो अब यहां पर स्टूडेंट भाइयों देखिए, तो बीइंग, अब ये हो गया। अब ये पगनेशियस, पगनेशियस का मतलब है लड़ाकू, जो हमेशा झगड़े के मूड में हो, बलिजरेंट। पगनेशियस क्या है? जो हमेशा लड़ने पर आमादा हो, ऑलवेज विलिंग टू आर्ग्यू या फाइट, पगनेशियस। इसका मतलब है विलिंग, विलिंग टू आर्ग्यू और फाइट। झगड़े पे उतारू, झगड़े पे जो उतारू है वो क्या है? पगनेशियस है। ठीक है। और ये देखो मैलिशियस, मैलिस का मतलब है बैड इंटेंशन, मैलिस। मैलिस इसका मतलब है बैड इंटेंशन, दुर्भावना। इसका मतलब है दुर्भावना। तो इसी से ये नाउन है और इसी से एडजेक्टिव क्या बन गया? अ मैलिशियस लुक। लुक माने नजर। तो बुरी नजर से देखा तो कैसी नजर थी उसकी? ही गेव मी अ मैलिशियस लुक। उसने मुझे कैसा लुक दिया? मैलिशियस। कि उसकी नजर को देखकर लग रहा था कि मेरे प्रति उसकी नजर क्या है, उसकी नीयत क्या है? बुरी है, नुकसान पहुंचाने की नीयत है। अ मैलिशियस लुक, अ मैलिशियस लुक। इसका मतलब है उसकी नजर एक ऐसी लग रही थी कि मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाएगा। और टेनेसिटी होता है, टेनेसिटी का मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन। तो उसी से क्या बन गया? टेनेशियस। टेनेसिटी है कि किसी विपरीत परिस्थिति में भी उस पे अड़े रहना, डिटर्मिनेशन। तो टेनेशियस से टेनेसिटी से बना है टेनेशियस। टेनेसिटी लिख देता हूं। टेनेसिटी का मतलब क्या है? कि एबिलिटी, एबिलिटी टू। टेनेसिटी देखो, टेनेसिटी, an ability to face adversity, an adversity, an ability to face an adversity, विपरीत परिस्थिति को सामना करने की क्षमता क्या है? टेनेसिटी। उसी का एडजेक्टिव क्या बन गया? टेनेशियस। टेनेशियस क्या है? स्पिरिट। कैसी स्पिरिट है भाइयों बहनों? कैसी भावना है? जो कि जो परेशानी को कुशलतापूर्वक सामना करने की भावना।
टेनेशियस स्पिरिट, टेनेसिटी है। तो यहां पर क्या होगा? सेगेशियस। सेज से याद, सेज जानते थे क्या? सेज माने महात्मा। सेज नहीं सुना है वर्ड? सेज वर्ड, सेज, सेजेज, महात्मा, ज्ञानी पुरुष। अ ग्रैंड, आगे बढ़ जाऊं, अ ग्रैंड टेम्पल, बाईगॉन का मतलब है पास्ट, गुजरा हुआ। एरा का मतलब क्या है? जमाना, एज, युग, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम जो कि पहले हो चुका है। तो इनवोक और इवोक दो है। इनवोक, इवोक, प्रोवोक, रिवोक। देखो अब इसमें देखो भाइयों बहनों, सबसे पहले इवोक। इवोक जो होती है फीलिंग्स, मेमोरी को क्या करना? जागृत करना। इवोक फीलिंग या मेमोरी, उस फीलिंग को फिर से क्या कर दिया? जगा दिया। इसको अराउज भी बोल सकते हैं, लेकिन अराउज डिजायर के लिए होता है। अराउज किसके लिए होता है? डिजायर के लिए। अराउज अ डिजायर या लस्ट, वासना, और डिजायर, अराउज, उसको भड़का देना। और जो इन्वोक है, इन्वोक गॉड, उसको, गॉड को क्या करना? कॉल अपॉन, पुकारना। और इन्वोक, इन्वोक अल्लाह, इसका मतलब किसी कानून को, उसका यूज करके कोई डिसीजन लेना। यूज एंड ऑर्डर, किसी कानून को यूज किया और उससे रिलेटेड आदेश दे दिया, तब होता है। और प्रोवोक देखो, प्रोवोक, प्रोवोक किसको? किसी पर्सन को। तो किसी पर्सन को प्रोवोक का मतलब क्या है? उसको भड़काना, उसको गुस्सा, नेक्स्ट हो गया ना सारे? रिवोक। अब रिवोक देखो, रिवोक अ डिसीजन या एन ऑर्डर या अ लॉ। तो किसी कानून को क्या कर देना? रद्द कर देना। तो क्या कर दिया? उसको कैंसिल करना। इनवोक का अपोजिट हो जाएगा ना, रिवोक हो जाएगा। इनवोक का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिवोक। इनवोक का अपोजिट रिवोक, क्योंकि रिवोक में तो उस लॉ को कैंसिल कर दिया, और इनवोक में उसको यूज करके ऑर्डर, उसी के आधार पे ऑर्डर दे रहा है। तो यहां पर सेंटेंस में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? अ ग्रैंड टेम्पल क्या कर रहा है? इवोक। द मॉडर्न एज या न्यू एज या सिविलाइज्ड एज, क्या होगा? सबको सही है? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या? न्यू और मॉडर्न में फर्क आता है सबको? मॉडर्न एज और न्यू एज देखो स्टूडेंट भाइयों, मॉडर्न का मतलब होता है न्यू प्लस डेवलप्ड, न्यू प्लस डेवलप्ड, ये मॉडर्न है। वो नया तो हो, अब ये पेन नहीं है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप नहीं है तो इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलेंगे क्या? जो टेक्नोलॉजी नई भी हो और साथ में क्या हो?
डेवलप्ड हो, पहले से ज्यादा डेवलप्ड हो, और सिविलाइज्ड सभ्य, तो मॉडर्न। अब यह है फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग या फ्रॉम द टाइम। अब मैं आगे देखूंगा, अगर बिगिनिंग आएगा तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लगेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लगेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन यहां पर ऑफ नहीं दिया है, और आगे जो है ये बिगेन दे रहा है वर्ब। इसका मतलब कि हमें जो है, अब देखो फ्रॉम द टाइम, और जैन जी मेरी बात नहीं समझ रहे हो, टाइम के बाद यहां पर व्हेन लगा के देखो, फ्रॉम द टाइम व्हेन माने जब, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। अब यहां भी देखो सेकेंड फॉर्म एक्टिव में है, पैसिव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि यहां पर टाइम है, और इस टाइम का ये एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन ये जो है व्हेन यहां पर साइलेंट है। ये व्हेन क्या है यहां पर? साइलेंट है, तो टाइम आएगा। अगर बिगिनिंग आएगा तो क्या आएगा? ऑफ, और द लगेगा, द तो है खैर, बिगिनिंग आएगा तो क्या लगेगा? ऑफ। और अब टाइम आ गया तो टाइम के साथ व्हेन आएगा, लेकिन व्हेन साइलेंट कर दिया है, कोई देख। आगे क्लॉज है, देखो ये क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट रेवोल्यूशन है और बिगिन इसका क्या है? वर्ब है। तो WH वर्ड क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉज। और सिंस द स्टार्ट, अगर स्टार्ट लगाओगे तो भी क्या आएगा? ऑफ। स्टार्ट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, तो स्टार्ट के साथ नाउन। तो और बर्थ, बर्थ भी आएगा तो क्या आएगा? ऑफ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बर्थ नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए क्या आएगा? टाइम। अब है मैन्स लाइफ हैज बीन चेंजिंग, क्या आएगा? हैज बीन चेंजिंग मेनी वेज, तो इनटू मेनी वेज या इन मेनी वेज? इन मेनी वेज। द, अब यहां पर 24 कहां है? एट फर्स्ट, सबसे पहले, द चेंज वॉज स्लो, नाउ मशीन्स हैव बिकम ऑफ आवर डेली लाइफ। तो कौन सा पार्ट हो गई? अ कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ या पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ? कंपोनेंट, कंपोनेंट कंप्यूटर का या किसी मशीन का पुर्जा होता है। कंपोनेंट का मतलब क्या है? पुर्जा। पुर्जा ये मशीन का पार्ट है, कंपोनेंट। कम का मतलब कन, और पार्ट का मतलब क्या है? हिस्सा। हालांकि मशीन को स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। पार्ट जो है दोनों सेंस देगा, कंपोनेंट का भी सेंस देगा, और पार्ट का मतलब कोई बॉडी का पार्ट है या कोई लाइफ का पार्ट है। तो कंपोनेंट लगाऊं या पार्ट लगाऊं? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है 25 में? नहीं। हाँ बोलो। एट फर्स्ट द चेंज वॉज नेसेसिटी ऑफ, चेंज वॉज नेसेसिटी। अब इस भाई से बोलो कि नेसेसिटी नाउन है, नेसेसिटी का तुम्हारी व्हाट? नेसेसिटी, आवश्यकता। और ये गुड है, ये बैड है, ये क्या कैसा है? नेसेसरी है। एट फर्स्ट द चेंज वॉज नेसेसरी। अगर ऐसा बोलोगे कहाँ पे? हाँ सॉरी फ्रेंड्स 25 में एट बिकम अ दे रहा है, तो ये आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल के साथ तो ये लड़का कह रहा है कि नेसेसिटी लगाओ, ठीक है। कह रहा है कि नाउ मशीन्स हैव बिकम अ नेसेसिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। ओके। अब हमारे डेली लाइफ की क्या हो गई? आवश्यकता। और एक है क्या है? पार्ट। तो डेली लाइफ की आवश्यकता और डेली लाइफ की पार्ट बता दूं ना मैं? नेसेसिटी और पार्ट में क्या फर्क है समझो। नेसेसिटी वो है जिसके बगैर हमारा काम ना चले, और पार्ट वो है कि वो एक मतलब इंपॉर्टेंस। एसी के बगैर आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप दिन भर एसी का यूज करते हैं तो वो नेसेसिटी है या पार्ट है? पार्ट है।
आप साइकिल से भी, आप बाइक से भी ऑफिस जा सकते हैं, बाइक नेसेसिटी है मानता हूं, लेकिन आप अगर कार नहीं है तो बाइक से जाओ। व्हीकल एक नेसेसिटी है, लेकिन 10 लाख की कार ये क्या है? एक लोगों की कार एक आपके जीवन का पार्ट बन गई है। वो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है तो भी मशीन को यूज करते हैं, तो वो क्या होगी? पार्ट। और नेसेसिटी ये कह रहा है कि वो क्या है? जरूरी है। जरूरी नहीं है, एसी जरूरी नहीं है, बगैर उसके काम चल जाएगा। इंटरनेट थोड़ा सा चल सकता है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। रोज अगर मैं इंटरनेट ना यूज करूं तो भी चलेगा, लेकिन वो मेरी क्या हो गई? अब पार्ट बन गई। क्योंकि उसके बगैर रह ही नहीं सकता। मोबाइल नेसेसिटी है, लेकिन वो रोज मोबाइल की जगह मैं नॉर्मल फोन भी रख सकता हूँ, उससे भी मेरा काम निकल जाएगा। लेकिन मोबाइल अब वो क्या हो गई है? अब हमारे जीवन का क्या हो गया? पार्ट हो गया। हालांकि मोबाइल एक नेसेसिटी भी है कि मैं कहीं भी हूं तो मेरे को कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर मशीन लिखा है, तो मशीन में नेसेसरी मशीन और अननेसेसरी मशीन, दोनों मशीनों की बात कह रहा है। इसलिए मैं नेसेसिटी लिखूं या पार्ट लिखूं? पार्ट ये कह रहा है कि वो दिन भर यूज हो रहा है, चाहे वो जरूरी हो या न हो, लेकिन नेसेसिटी ये बोल रहा है कि जरूरी है। बताओ, हर मशीन हमारी नेसेसिटी है क्या? मार्केट की हर मशीन हमारी नेसेसिटी है क्या? लेकिन फिर भी हमारे लाइफ का हिस्सा बन गई कि नहीं बन गई? समझ में आया? ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि नेसेसिटी और पार्ट। स्टूडेंट भाइयों, क्लोज टेस्ट के अब ऐसे क्लोज टेस्ट आएगा, तो ये तो एग्जाम में अब तुम्हारे लिए लक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या लिखोगे, क्योंकि इतना तो दिमाग लगेगा नहीं एग्जाम में। तो मेरा ये कहना है कि जितना ज़्यादा अपन क्लोज टेस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को फील करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा होता जाएगा। एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा सोचने का टाइम रहता नहीं है, लेकिन जब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने आप ही लगेगा यार पार्ट ऑफ डेली लाइफ सही लग रहा है, नेसेसिटी ऑफ डेली लाइफ सही नहीं लग। वो तो टीचर ने आपको समझा दिया कि ये जो मशीन है उसके लिए बोल रहा है, तो मशीनें बन गई हैं। तो मशीनें बन गई हैं, हर मशीन नेसेसरी नहीं है, मानते हो ना? लेकिन हर मशीन हमारे लोगों के जीवन का हिस्सा तो बनी गई है, चाहे वो चाहिए या नहीं चाहिए। चलो, बहुत हो गया। परपेट्रेटर, परपेट्रेटर, तो परपेट्रेटर का मतलब है किसी कल्प्रिट। क्या होता है? कल्प्रिट, दोषी, किसी क्राइम को अंजाम देने वाला। कल्प्रिट, दोषी, क्राइम को अंजाम देने वाला। अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम, अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम। इसको हिंदी में बता दूं, कातिल। क्या बोलते हैं? कातिल। कातिल नहीं सुने हो क्या? कौन कौन कातिल सुना है? हाथ उठाओ। कातिल बोलते हैं ना कातिलों को, एग्जैक्ट वर्ड है कातिल। अपोनेंट तो जानते ही हो, विपक्षी, अपोजिट टीम या अपोजिट साइड। और सिंपैथाइजर, सिंपैथी रखने वाले, सिंपैथी रखने वाले। अ पर्सन हु हैज sympathy for someone। लीडर जानते ही हो, तो बी ऑप्शन। अब आ जाओ इल्यूसिव, तो बता ही दिया है। अब इल्यूसिव है, अब देखो इसका सिनोनिम देखना है। तो हार्मफुल तो होगा नहीं, डिस्ट्रक्टिव होगा नहीं। फैटल, अब बताता हूं फैटल क्या होता है। देखो, अ फैटल एक्सीडेंट, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, और एक है अ डेडली एक्सीडेंट। इसीलिए मैंने जो है ये केमिस्ट्री अब जो बुक्स बनाई, अ डेडली
अ डेडली वेपन, अ डेडली डिजीज लिखता हूं। ईशेन जी आप लोग नहीं समझ रहे हो, डेडली में और फैटल में फर्क है। जो मौत का कारण बन चुकी है वो क्या है? फैटल है। और जो मौत का कारण बन सकती है वो क्या है? डेडली है। समझ लो, जो मौत का कारण बन चुकी है वो क्या है? फैटल है। एक्सीडेंट हो गया, उसमें मृत्यु हो गई किसी की, तो उस एक्सीडेंट को क्या बोलेंगे? फैटल। और डेडली वो है जो मौत का कारण बन सकता है। तो अब फैटल और डेडली का फर्क देखो जरा स्टूडेंट भाई। इसका मतलब है कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ, मौत का कारण बनने वाला। सामने देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए तो गलतियां हो रही हैं तुमसे। और डेडली है, डेडली का मतलब है कि मे लाइकली टू कॉज। ये लाइकली जो लड़का भूलेगा, लाइकली का मतलब संभावना है, लाइकली टू कॉज डेथ, तो ये डेडली होगा। जैसे अब देखो कैसे एग्जांपल है भाई बनो। कैंसर इज अ डिजीज, बोलो क्या है? ये मौत की संभावना है। और ही वॉज किल्ड, देखो ही वॉज किल्ड इन, अब क्या होगा बोलो? फैटल। यही सब सीखने के लिए आए थे, फैटल एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि मौत का कारण बन चुका है। यह फर्क है। कोई लड़के को, किसी भी स्टूडेंट को मैं लड़के बोल देता हूं, मतलब वो दोनों होते हैं। जैसे गर्ल्स को भी बेटा बोल देते हैं और बॉयज को भी बेटा बोल देते हैं, उसी तरह लड़के का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स। तो मैं बेटा क्यों नहीं बोल रहा हूं? कोई भी बेटा। क्या होता है कि लड़के का मतलब अब बड़ा हो गया ना, तो लड़का, अब छोटा है तो बेटा, और बड़ा हो गया तो लड़का, ये बोलते हैं ना। तो ये तो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। अब क्या हो गया? बैफलिंग। वैसे बैफलिंग का मतलब पजलिंग होता है। बोलो बैफलिंग का मतलब क्या है? पजलिंग। तो डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन जब सक्सेस मेरे हाथ नहीं आ रही है तो मैं परेशान हो रहा हूं, तो नियरेस्ट मीनिंग है, नियरर मीनिंग है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम में ये हमेशा, ये जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन दिलवाया, मैं हटवा रहा था इसको, फिर सोचा अब एग्जाम में भी आता है, क्योंकि लड़का डिसाइड नहीं करता है कि ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है लेकिन नियरेस्ट मीनिंग है। क्यों? सारे तो रिजेक्ट हो गए। बैफलिंग है, सक्सेस मेरे को बैफल कर रही है, हाथ नहीं लग रही है, तो मैं परेशान हो गया, पजल हो गया। तो बैफलिंग का मतलब क्या होता है? पजलिंग। कैकोफोन तो जानते ही वो साउंड, और कैकोफोनस, कैकोफोनस का मतलब क्या है? हार्श, हार्श आवाज। ठीक है ना? अब तो मैं क्या लगाऊंगा? अब सिनोनिम बोलना है, क्या बोलना है? अपोजिट। तो ये तो सिनोनिम हो गया। और लाउड भी कैकोफोनस टाइप का ही हो गया, वो भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। अब दो बचे। अब मैं सोनरस साउंड बता रहा हूं। हाँ बोलो। सोनरस साउंड, बोलो कैसी आवाज? गहरी। अमिताभ बच्चन की आवाज कैसी है? अमिताभ बच्चन, लिख लो, अमिताभ बच्चन हैज अ सोनरस वॉइस। उनकी वॉइस हो जाएगी ना, साउंड की जगह क्या लग दूं? मतलब उनकी आवाज कैसी है? बोलो डीप एंड इंप्रेसिव। आवाज भारी है ना, डीप एंड इंप्रेसिव। इंप्रेसिव भी अच्छी भी लगे। तो सोनरस का मतलब है डीप प्लस
impressive. Deep plus impressive. अब एवर्स मैं बताया था आपको, अ का मतलब है अवे, और वर्स बना है अवर्ड से. अवर्ड, अवर्ड क्या होता है? अवर्ड का मतलब है टर्न अवे, किसी चीज को टर्न अवे. तो एवर्स का मतलब उससे दूर भाग रहा हूं, इसका मतलब मैं उससे क्या हूं? खिलाफ हूं, वो मेरे को अच्छी नहीं लगती है. अगेंस्ट, नॉट लाइकिंग, एवर्स. जैसे माई फादर इज एवर्स, माई फादर इज एवर्स टू माई डूइंग क्या है? बिजनेस. इसका मतलब क्या है बोलो? मेरे पिताजी मेरे बिजनेस करने के क्या है? खिलाफ है. तो मेरे को टर्न अवे करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा न करूं. तो इसका मतलब वो लाइक नहीं कर रहे हैं उस चीज को. एवर्स. तो इससे ये किससे बना है बताओ तो? अवर्ट. अवर्ट, वर्ट माने टर्न, अ माने दूर. किसी बुरी चीज को हम टर्न अवे करते हैं, उसको रोकते हैं. एवर्स. एडवर्स तो एडजेक्टिव है. एडवर्स भाइयों बहनों, एन एडवर्स इफेक्ट. बोलो कैसा प्रभाव? इस एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है? विपरीत प्रभाव. मतलब एडवर्स इफेक्ट ये होता है क्या होता है? अनफेवरेबल इफेक्ट. अनफेवरेबल या हार्मफुल. अब ये देखो, एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या होगा भाइयों? अरे बोलो, अनफेवरेबल कंडीशन. कीन का मतलब क्या है? ईगर. और रेप्रिहेंसिबल, देखो एडजेक्टिव है. और रेप्रिहेंसिबल, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? देखो, रेप्रिहेंसिबल, और रेप्रिहेंसिबल क्या है? एक्शन. तो वो एक्शन क्या है? वो क्रिटिसिज्म के योग्य है, निंदा के योग्य है, आलोचना के योग्य है. रेप्रिहेंसिबल एक्शन. तो रेप्रिहेंसिबल में, रेप्रिहेंसिबल एडजेक्टिव है एक्शन. कैसा एक्शन? जो क्रिटिसिज्म के लायक हो. क्लियर है क्या ये? और लोथ, लोथ का मतलब क्या है? डिसलाइक. डिसलाइक. तो अब एवर्स का अपोजिट करना है मेरे को, तो क्या करूंगा? कीन. चूइंग द कर्ड, इसका मतलब है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग. एक मिनट, एक मिनट, एक. चूइंग द कट होना चाहिए. कार्ड को चूइंग थोड़े नहीं करेंगे, तो इसलिए सही कर लो इसको. टाइपिंग में ऐसा कर दे. चूइंग द कट का मतलब है जुगाली करना. जुगाली जानते हो क्या होता है? नहीं देखा है? एक जो है कोई, जब कोई काव को
या गोट को खाना फॉडर देते हैं तो पहले फर्स्ट स्टमक में वो उसको भर लेती है और उसके बाद उसको क्या करती है, तो कड कहलाता है। जो फर्स्ट स्टमक में जो फॉडर भर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, कड। और फिर उसको फिर चुइंग करती है उसको, तो जुगाली करती है। तो अब हम इसको जुगाली करना पढ़ने में भी, जैसे अभी मैं जो आपको दे रहा हूं फॉडर दे रहा हूं, घर जाके आप क्या करोगे, जुगाली करोगे। मतलब थिंक डीपली केयरफुली, क्लियर है क्या? जुगाली करने का मतलब है कि अभी तो सुन रहे हो, फिर घर जाके उसको क्या करोगे, सोचोगे क्या बनाया कैसे करा, तो वही उसी से बना है जुगाली करना। लिख दूं, ये पहले जो एंशिएंट टाइम्स में जो इंसान जैसे जीवन जीता था उसी से ये सब बने आइडियम्स। तो ये इसका मतलब ये है कि बाद में हिंदी यहां भी हम बोलते हैं जुगाली करना। इंसान जुगाली करेगा मतलब कोई बात को सुना उसको सोचेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, बिना स्ट्रॉ के ही ब्रिक्स बनाना, इसका मतलब डू द इम्पॉसिबल। वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज, रिवेंज वाला क्या होता है, विंडिक्टिव। पेडेंट का मतलब है गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू स्मॉल डिटेल्स। खड़ूस जानते हो क्या? अ पेडेंटिक टीचर, मेरे को तो इसी से याद होता है ये। अब पेडेंटिक टीचर का मतलब है खड़ूस टीचर। तो खड़ूस टीचर क्या है, छोटी सी गलती अगर लिख दिया, फुल स्टॉप कॉमा लिख दिया, तो नंबर भी काटता है, मारता भी है, डांटता भी है। तो कैसा टीचर हो गया, पेडेंट। और ये पेडेंटिक पढ़ाने से ही है, ये पेडेंटिक पढ़ाई से ही रिलेटेड है। तो ये टीचरों को ही बोलते थे पहले पेडेंटिक। तो ये एडजेक्टिव है और इसी का नाउन क्या है, अ पेडेंट। इसी का क्या है, ये नाउन है। खड़ूस जानते हो, जो छोटी छोटी बातों गलतियां निकाले, जो छोटी छोटी कमियां। सास भी पेडेंटिक हो सकती है। तो जब पेडेंटिक याद करना हो तो टीचर को याद करो, या मदर इन लॉ को याद कर लो, पेडेंटिक हो जाएगी। लेकिन ये शुरू हुआ था पढ़ाने से ही, पेडेंटिक। ये संडे को जो सेशन होगा उसमें पेडेंटिक पे ऊपर पेडागॉगी, इसे और भी वर्ड्स बनेंगे, वो सब मैं दूंगा, पेडेंटिक से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। एनमिटी शत्रुता है, और निगार्डली से बना है, ये भी वही होता है, किसी छोटी सी बात को लेकर आर्ग्यू करना, निकालना, झगड़ा करना। तो विंडिक्टिव है, प्रतिशोध की, बदले की भावना से। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन अग्री फॉर समथिंग। कोअर्सन होता है, कोअर्सन, पुलिस वाले मार करके उगलवाते हैं ना, तो बल का प्रयोग कोअर्सन होता है। और कन्फेशन का मतलब है कबूलना, कन्फेशन ऑफ अ क्राइम। मैं आप लोग को यही कह रहा हूं कि जो आप कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते हो ना, जैसे पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे उस अप्रोच की नकल कर लो। अप्रोच का मतलब टीचर क्या करता है कॉम्बिनेशन में, जैसे द कन्फेशन ऑफ अ क्राइम, तो इसका मतलब किसी अपराध का क्या है, कबूल, एक तरह से उसको कबूल करना, कबूलनामा। और किसके सामने, जज के सामने, कोर्ट में जाकर करोगे। उसी तरह चर्च में, गॉड के चर्च में बिशप के सामने अपने गलती को, सिन को, कन्फेशन ऑफ अ सिन, पाप का कन्फेशन चर्च में, और क्राइम का कन्फेशन कोर्ट में। और कन्विक्शन, अब देखो, कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज, देखो, द कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड। भाई बहनों, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी अक्यूज का कन्विक्शन होता है, उसको कोर्ट में दोषी सिद्ध करना, दोषी ठहराना।
तो इसको क्या होता है, गिल्टी, प्रूव गिल्टी या प्रोनाउंस्ड गिल्टी, कोर्ट द्वारा उसको दोषी प्रोनाउंस करना। प्रोनाउंसमेंट अब या प्रोनाउंसिंग गिल्टी कर दो, प्रोनाउंसिंग गिल्टी, कोर्ट द्वारा दोषी सिद्ध करना। और एक कन्विक्शन, क्योंकि ये स्टूडेंट नहीं समझ, कन्विक्शन ऑफ अ मैन, इसका कन्विक्शन का मतलब लिखो आई स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आई स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मीनिंग ही बदल गई। जो रटा था ये लिख तो लो, आता था क्या ये, तब रहने दो, दोनों कन्विक्शन आते थे, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, तो क्यों नहीं लिख रहे हो, इसीलिए फिर नंबर नहीं बढ़ेंगे। आदमी का जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। कजोल, किसी को बहलाना, फुसलाना, पुचकारना, कजोलमेंट, किसी को बहलाना, बहला फुसलाकर काम करवाना, बहला फुसकार कर काम, जैसे द चाइल्ड्स मदर cajoled him to, क्या है, go to school। छोटा सा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था तो मम्मी ने उसको क्या किया, बहलाया फुसलाया, बेटा तू चला जाएगा, पढ़ के आएगा ना तो शाम को तेरे को बहुत अच्छी डिश बनाऊंगी और पापा के साथ घूमने चलेंगे, ठीक है ना, पक्का प्रॉमिस, हाँ बेटा हाँ, ओके। मम्मी मेरा टिफिन दे दो, और मम्मी अब मैं रोज जाया करूंगा, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, बाय मम्मी। फिर आ गया सामने, तो मम्मी ने उसको क्या किया, कजोल किया। काजोल नहीं यार, कजोल है ये। फ्रेंड्स, इस पैराजंबल को देखिए, सुनीता अरालिकर्स स्टोरी इज इनक्रेडिबल बट ट्रू। अब आगे है, हर मदर डाइड व्हेन शी वाज 15 days ओल्ड, 15 दिन की थी तो उसकी मां चली गई। और आगे देखो, शी वाज बेरीड, उसको भी दफन कर दिया, उस 15 दिन की बेबी को, अलाइव, जिंदा, बाय हर इलिटरेट फादर, जिंदा उसको मदर के साथ, उसको भी अगले दिन उसको भी डाल। तो फिर क्या हुआ, तो मेरा तो काम पता चल गया मुझे, तो क्यू के बाद क्या आना चाहिए, एस, क्यू एस शुरू में ही आएंगे। फिर पी है, फॉर्चुनेटली शी वॉज पुल्ड आउट, तो इसका मतलब पी तो बाद में ही आएगा इसके। और फिर आर, हर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू एजुकेट हर, उसको निकाल कर लाए, फिर एजुकेट किया और आगे बढ़ गई। इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑन यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर, नेचर की समानता, यूनिफॉर्मिटी मतलब समरूपता, उस बारे में बात करना बेहतर होगा। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म क्या होता है, सब बच्चों का समान होता है, यूनिफॉर्मिटी। लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। जो ये कह रहा है कि वो ये कह रहा है, द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रादर अनफॉर्चुनेट। कह रहा है कि लॉ तो संविधान में हमारे ऊपर थोपा जाता है, लेकिन नेचर हमारे ऊपर कुछ थोपती नहीं है। तो उस नेचर के जो नियम है उसको यूनिफॉर्मिटी कहना ज्यादा सही है बनिस्बत कि उसको लॉ बोलो। लॉ कुछ ऐसा लगता है जो हमारे ऊपर थोपा गया है। लॉ कितने रुपए हैं पॉकेट में, ऐसे। तो कह रहा है द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रादर अनफॉर्चुनेट। भाइयों, यहां पर सबसे जो फर्स्ट है
इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑन इन, ये तो किसके लिए बोल रहा है, लॉ के जगह ये आना चाहिए। लेकिन फर्स्ट क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ नेचर, लॉज होना चाहिए, आर नॉट कमांड बट्स स्टेटमेंट। स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है। अब कह रहा है दिस वुड डू अवे विथ, अब ये दिस किसको बोल रहा है कि जब हम क्या करेंगे, जब उसको यूनिफॉर्मिटी बोलेंगे तो दिस वुड डू अवे विथ एलिमेंट्री फैलेसी। फैलेसी का मतलब रॉन्ग नोशन, गलत अवधारणा। दैट अ लॉ इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब इंडिकेट्स, हिंट्स, अ लॉ गिवन। लॉ का मतलब तो होता है जो हमारे ऊपर थोपा गया, दिया गया है, जबकि नेचर ने हमारे ऊपर कुछ थोपा नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स अब आइए शुरू करते हैं क्यू। अब क्यू के बाद द यूज ऑफ वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रादर अनफॉर्चुनेट। क्यू के जगह कह रहा है कि यहां पर लॉ ठीक नहीं है, ठीक है, क्यू एस। अब आगे देखो आरपी होगा या पीआर होगा, बस ये देखना है। तो अब पी देखो कहां दिया है, इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ नेचर, और एस क्या है, द यूज ऑफ वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रादर। आर कहां है, दिस वुड डू अवे विथ एलिमेंट्री, ये आर जो है पी के बाद आना चाहिए। पहले सजेस्ट कर रहा है और उसका फिर इफेक्ट बता रहा है कि अगर उसको यूनिफॉर्मिटी बोलेंगे तो बेहतर होगा, और क्यों कि फैलेसी से हमें मुक्ति दिलाएगा। तो इसलिए पी आर, पी आर कहां है, रॉन्ग नोशन, गलत अवधारणा, गलत अवधारणा, फैलेसी, रॉन्ग नोशन, एक गलत अवधारणा है किसी चीज के बारे में। डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, तो ये डोंट इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट स्पीक अंटिल यू आर, जब पैसिव बनाते हैं तो यू इधर आ गया, और पैसिव बनाते हैं अगर इंट्रांजिटिव वर्ब या फ्रेजल वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो प्रेपोजिशन साथ रखते हैं। डोंट स्पीक अंटिल समवन इज स्पोकन टू गलत है, डोंट स्पीक अंटिल यू, टेंस गलत है, डोंट स्पीक अंटिल टेंस गलत है, और सब्जेक्ट भी गलत है। हाँ, क्या कह रहा है, अंटिल के साथ फ्यूचर के लिए प्रेजेंट तो आया ही है, प्रेजेंट टेंस तो वही है। क्या कह रहे हो, प्रेजेंट तो वही है, यूज किया जाता है जब अंटिल एक टाइम क्लॉज है। तो ऐसी मूर्खता कभी नहीं याद करना चाहिए, ऐसे ना तो मैंने पढ़ाया है कभी। जब कोई फ्यूचर का स्टेटमेंट है और उसके साथ जब इस टाइम का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर नहीं प्रेजेंट में होता है। लेकिन अगर पास्ट की दोनों घटनाएं हों तो अंटिल के बाद पास्ट नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे मत याद करो। टाइम क्लॉज फ्यूचर वर्ब के लिए अगर यूज करोगे तो प्रेजेंट में, और पास्ट के लिए यूज करोगे तो पास्ट में भी आ सकता है। ऐसे नहीं याद करते कि ये पास्ट भी आ सकता है। He said to me, what time will the sun set tomorrow? तो he asked me what time does गलत, he asked me what time the sun would set tomorrow wrong, he asked me what time the sun would set the next day, he asked me what time would जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया इसलिए रॉन्ग है। हो गए सारे, थैंक यू वेरी मच।